सभी को मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी के कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आए थे और उनके आंसर्स क्या होंगे। मैं आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि जब भी आप ऐसी कोई वीडियो है तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक ज़रूरी सूचना जो है कि टीचर जो वैकेंसी हमारी आ चुकी है, शिक्षक भर्ती, ठीक है, 2022 की जिसके लिए सीजी टेट इतनी जल्दी हो रहा है सबको पता है। तो इसका वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान और साथ ही साथ लेक्चरर के भी सारे के सारे जो बैचेस हैं वो हमारे ऐप जीत फाउंडेशन क्लासेस में आपको बहुत ही कम फीस में प्रोवाइड हो जाएंगे। वहाँ पे पूरा का पूरा एक बैच बना हुआ है और उसके अतिरिक्त मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स भी लेके आ रहा हूँ। तो समय कम है, तो जो भी वहाँ जाके बैच लेगा तो बड़ी अच्छी बात रहेगी कि आपके पास पूरे जो कंटेंट है वो एक बार में मिल जाएंगे और आप अपने हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी का कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। वीडियो थोड़ी तेज होगी क्योंकि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पूरा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएगा। अभी मैं फिर पढ़ाऊँगा आगे जब। तो 31 क्वेश्चन है हमारा। इसका क्वेश्चन का आंसर है उद्देश्य, ठीक है। 31 के बाद 32 ऐसे नहीं, जो भी पेज में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मैं उसको डील करते हुए चलूँगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन है कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संख्या है? तो भाई लक्ष्मी का यहाँ प्रयोग, जो लक्ष्मी शब्द है यहाँ प्रयोग किया गया है तो इन ऐसे स्त्रियों को किया गया है कि जिनके कारण घर खुश रहते हैं, या किसी की बेटी बहू किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी बहुत सी अच्छी औरतें होती हैं। देखो सभी अच्छी होती हैं बट कुछ खास जो बेस्ट हैं, तो ये एक तरीके से जातिवाचक क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। फिर 35वां प्रश्न है पानी न बरसना तो धान सूख जाता है। ये वाक्य है विधिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो ये संकेतवाचक है क्योंकि अगर पानी न बरसता यानी कि पानी बरस चुका है और तो धान सूख जाता, लेकिन पानी बरस चुका है और धान सूखने से बच गया है। तो आगे से अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से पानी बरसे या पानी का संचय कर लीजिए, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 32 की कि अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। क्या कथन सही है कि कथन गलत है? तो देखो आदि में नहीं प्रयुक्त होते हैं तो ये कथन क्या है, गलत है। अनुस्वार और विसर्ग हमेशा जो है वो अंत में प्रयोग होते हैं, ठीक है। आदि में कभी प्रयोग नहीं किए जाएंगे अनुस्वार और आपके विसर्ग। अनुस्वार जो ये अन्न वाली मात्रा और ये आ वाली मात्रा यानी कि विसर्ग, तो ये दोनों देखें आप शब्दों के आखिर में ही लगाए जाते हैं, ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह क्या है? 36 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? अर्धविराम का चिन्ह है ये पहला वाला ऑप्शन आपका अर्धविराम का चिन्ह रहता है, इस तरीके से करके और ये कॉमा, ठीक। 33वां प्रश्न है हमारा जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो क्रमशः हैं, ठीक है। तो इसमें है जो यानी कि किसी को रिलेट कर रहा है यानी कि संबंधवाचक है, और सो यानी कि निश्चयवाचक, ठीक है। जो भी करेगा पक्का पक्का वही भरेगा यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 37 का क्वेश्चन है कि कोदो आलू सरसों खेत, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन हो जाएगा? सरसों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए पुस्तानुपुस्त, बेख टके, आप बीती या प्रतिदिन। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर है आप बीती, यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? ए है स्वामी साईं, बी है कर्ण कान, सी है आज्ञा आन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि गलत जोड़ा कोई भी नहीं है इसमें से, ठीक है। चलिए 42वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी में समास का अनुशीलन निम्न में किसके आधार पर हुआ है? 42 क्वेश्चन हैं। पाली व्याकरण, अपभ्रंश या संस्कृत व्याकरण, उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई समास का जो अनुशीलन है संधि समास का वो संस्कृत व्याकरण से हुआ है, ठीक है। अगला है री की मात्रा को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग को लेकर व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? ठीक है। अक्षरक्रम, 12 खड़ी वर्णक्रम या इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहते हैं हम लोग 12 खड़ी, ठीक है। उसमें री की मात्रा नहीं रहती है, बाकी ये दोनों ही रहते हैं। अ आ ई उ पढ़ते हैं ना जी हम लोग, क में आ की मात्रा का, ठीक है। क में छोटी की मात्रा की 12 खड़ी पढ़ते हैं तो वो 12 खड़ी होता है, ठीक है। चलिए
निम्न में उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। 40वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है इसलिए। ए है अगम, बी है भरपेट, सी है पुरातन और डी है सरकार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सरकार, ठीक है। उर्दू उपसर्ग युक्त जो शब्द है वो है सरकार। 44वां प्रश्न है कि हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं, ठीक है। संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी या चीनी, तो सब किसके हैं? पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी भाषा के चिन्ह हैं। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही विकल्प चुनिए। 41वां क्वेश्चन है, तो अर्थ, अलंकार, भाषा, भावार्थ, व्याख्याकारक, अर्थ, भावार्थ, व्याख्या, व्याख्या, संज्ञा या वर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा अर्थ, भावार्थ और व्याख्या, ठीक है, रचना के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकार्थिक शब्द अर्थ निम्न शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है? कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है? भारी, आचार्य, बृहस्पति, ये सभी जो गुरु के अर्थ होते हैं। मूल जो है ये गुरु का प्रवाच्य नहीं है या इसका अर्थ नहीं होता है, गुरु का अर्थ मूल नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है? 46 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या उपयुक्त तीनों। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग विशेषण के रूप में भी होता है, ठीक है। फिर अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, कहावत का क्या अर्थ है? 47 नंबर क्वेश्चन है कि सबको सब भी कुछ अच्छा लगता है, दूसरों की सभी चीज़ अच्छी होती है, सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपना खराब चीज़ भी किसी को बुरा नहीं लगता। तो अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, इसका साफ अर्थ है कि अपनी खराब चीज़ को भी किसी को बुरी नहीं लगती या उसको बुरा नहीं कहता, ठीक है। 50 नंबर है कि उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। नजराना, बगीचा, सूदखोर या अड़ना, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि नजराना, बगीचा, सूदखोर या अड़ना इनमें से उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोला है। तो नहीं है तो इसमें ये आपका अड़ना जो है उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। गुरु की जय जान, पानी पीजे छान, कहावत का अर्थ है, कीजे जान, पानी पीजे छान, कहावत का क्या अर्थ है? तो कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए, जो पास में मौजूद हो उसे ले लेना चाहिए। एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं, दूसरों को सुधारने के पहले स्वयं का सुधार करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये, कोई भी चीज़ अच्छी तरह क्या करनी चाहिए? जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। निम्न में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। 48 क्वेश्चन है हमारा और इसका आंसर बताना है हमने, ठीक। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो? पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, शिशु आराम से सोता है। द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य ना, तो तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धूर्ता करना या नकल करना। तो जाहिर सी बात है, अपना काम निकालना मतलब अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है जी। 53वां, जिसकी बाह घुटनों तक हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? 53 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर होगा अजानु बाहु, अजान बाहु, अजान बाहु, अजानु बाहु। तो ये जो है वो सही आंसर है 53 का, ये अजानु बाहु। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3, 2, 5, 4। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से इसके 4 भेद हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 54। मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? मूर्ध किस स्वर संधि का? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण? तो जाहिर सी बात है किसका है? दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। अब आ गया अपठित गद्यांश। तो इसके भी 5 से 6 प्रश्न रहेंगे आपके परीक्षा में। आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है, कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क में आने से छूता नहीं रह सकता। हिंदी यह एक विशेष गुण है कि उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा। बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती और न ही विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर अपनी उन्नति कर सकती है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं तो भी वह हिंदुस्तान है। इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो भी हिंदी ही रहेगी। यह हमारा अपठित गद्यांश था और इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर करने हैं। अच्छा वाचन वही हो सकता है जो निर्विकार हो, जिसमें स्वर का आरोह अवरोह ना हो, जो अस्पष्ट हो और जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। अच्छा वचन हम किसको कहेंगे? तो भाई जिसमें शब्दोच्चारण का क्या रखा जाए? ध्यान रखा जाए।
जिसमें शब्दोच्चारण का क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। ठीक है, बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से, पहले वर्ण फिर शब्द से परिचित कराना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वह तुरंत लिखने लग जाएगा, वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, वह धारा प्रवाह बोलने लग जाए या उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाए। तो बच्चे को पहले वर्ण और उसके बाद शब्द। ठीक है, इसका सीधा आशय है कि वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि क्या हो, सध जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। उपयुक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु है। 57 का जाहिर सी बात है पहला ही आंसर हो जाएगा हिंदी, सोचना ही नहीं है। दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? भाषा की उन्नति होती जाएगी, भाषा का शब्दकोश समृद्ध होगा, भाषा की उन्नति रुक जाएगी, या उपयुक्त सभी? तो देखिए, भाषा की उन्नति रुक जाएगी। आप बहिष्कार करेंगे तो आपकी भाषा उन्नत नहीं हो पाएगी। हिंदी भाषा का गुण क्या है? ए, दूसरी भाषा की उपेक्षा करना, दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, अपना शब्द को सीमित रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना हिंदी भाषा का गुण है। ठीक है, अनुलेख का क्या अर्थ है? किसी लिखावट के बाद लिखना, किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना, उपयुक्त सभी। तो किसी लिखावट के बाद लिखना अनुलेख का अर्थ होता है। तो आप लोग का काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ढेर सारा शेयर करना। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।